friends, we are going to learn NCERT Class 7 Science Chapter number 4 Heat. Here, in this lesson, we are going to discuss the points or topics hot and cold, measuring temperature, how to measure temperature, types of thermometer, clinical and laboratory thermometer, transfer of heat, conductions, conductors, insulators, convections, kinds of clothes we wear in summer and winters. So, let's get started. In chapter number 3, you learned that woolen clothes are made from animal fibers. फाइबर मीन्स किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों के बने पतले तंतु को कहते हैं फाइबर। तो हमने चैप्टर नंबर 3 में सीखा है कि वुलन क्लॉथ जो रहते हैं, जो गर्म कपड़े जो रहते हैं, वो एनिमल्स के फाइबर से बना हुआ रहता है। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। आपको ये भी पता होगा कि कॉटन के कपड़े जो रहते हैं, जो सूती कपड़े रहते हैं, वो प्लांट से बने, जो कि पेड़ पौधे रहते हैं उनसे बने फाइबर से वो बनते हैं। वी वेयर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड यू। तो हम गर्म कपड़े कब पहनते हैं कि जब बाहर का वेदर ठंडी के दिनों में ठंडा रहता है बहुत ज़्यादा। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। वुलन क्लॉथ्स हमें गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। जब हम गर्मी रहती है तब हम हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। दिस गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। तो वो हमें ठंडी का एहसास कराते हैं, ठंडापन देते हैं थोड़ा बॉडी में। अगर डार्क कपड़े पहनेंगे तो गर्मी महसूस होगी हमें। You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. आप सोच रहे होंगे कि क्यों अलग अलग तरह के कपड़े, स्पेसिफिक टाइप के कपड़े, एक तरह के मतलब विशेष कपड़े ही पहने जाते हैं हर एक सीजन में। तो इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस, इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। तो अगर आप ठंडी के दिनों में घर के अंदर आपको ठंडा लगता है, देखा होगा आपको आपको फील होता है कि ठंडी के दिनों में घर का मौसम जो हो गया बहुत ठंडा हो गया है। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। जब आप घर के बाहर आते हो, धूप में आते हो, तब आपको थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस यू। और गर्मी के दिनों में आपको घर के अंदर रहने के बावजूद भी गर्मी का ही एहसास होता है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट यू। हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर ऑफ सम ऑफ दिस क्वेश्चंस। हॉट एंड कोल्ड, हमें यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है, हॉट एंड कोल्ड। In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them आर कोल्ड। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। तो हमारे जो डेली बेसिस की जो लाइफ है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती कि कुछ जो चीज़ें रहती है वो गर्म रहती है और कुछ जो चीज़ें रहती है वो ठंडी रहती है। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड यू। चाय जो रहती है वो गर्म रहती है और बर्फ़ जो रहता है वो ठंडा रहता है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यूज कॉमनली इन टेबल 4.1। मार्क द ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया हुआ है, बुक में आपको शो किया हुआ है कि हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स दी गई है। Not touch objects which are too hot. Be careful while handling a candle flame or a stove. जब भी आप कोई भी चीज़ हैंडल करते हो, टच करते हो, तो संभल के करें। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो सकती है। और कैंडल और स्टोव जब भी आप टच करोगे तब आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमको एक टेबल दिखाया गया है, वहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं। आइसक्रीम है, स्पून इन अ टी कप, फ्रूट जूसेस, हैंडल ऑफ अ पैन, फ्राइंग पैन। ये तीन चार जो दिए वहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हुए, ऑब्जेक्ट्स दिए हुए। कोल्ड एंड वार्म, ये दोनों जो है यहाँ पे बनाए गए हैं कॉलम। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। हम देखते हैं कि कुछ जो चीज़ें रहती है वो ठंडी रहती है और कुछ जो चीज़ें रहती है वो गर्म रहती है। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर दैन अदर्स। कुछ जो चीज़ें रहती है वो दूसरी चीज़ों से गर्म रहती है, उनसे ज़्यादा गर्म रहती है। वाइल सम आर कोल्डर दैन अदर्स, और कुछ चीज़ें जो रहती है वो कुछ चीज़ों से ठंडी ज़्यादा रहती है। हाउ वी डिसाइडेड व्हेन ऑब्जेक्ट्स इज हॉटर देन द अदर। हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये दूसरों से ज़्यादा गर्म है। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स। हम हर एक चीज़ को हाथ लगा के देखते हैं। बट इज अवर सेंस ऑफ टच रिलायबल।
क्या हमारा जो टच रहता है वो क्या भरोसेमंद है, क्या हम हर चीज़ को टच करके पता कर सकते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है। लेट अस फाइंड आउट। उसके लिए यहाँ पे दी गई है एक्टिविटी नंबर 4.1 है। अब यहाँ पे जो हमें दिया गया था, ये टेबल जो दिया गया था उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए। आइसक्रीम जो है, तो आइसक्रीम कूल है या हॉट है, तो आइसक्रीम जो रहती है वो कोल्ड रहती है, तो यहाँ पे टिक किया हुआ है इन्होंने। स्पून इन अ टी कप, जो चाय के कप पे चम्मच रहती है वो क्या रहेगी, हॉट रहेगी, तो हॉट की तरफ हम टिक करेंगे। फ्रूट जूस, फ्रूट जूस जो है वो रहता है कोल्ड रहता है। एंड हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन जो रहता है वो रहता है हॉट रहता है, तो हॉट की तरफ हम टिक करेंगे। तो ये हो गया, ये टेबल सॉल्व हो गया। आगे हमें देखना है एक्टिविटी नंबर 4.1। 4.1 में हमें क्या शो किया गया है, तो हियर आर द 3 कंटेनर्स। यहाँ पे 1 2 एंड 3 ये कंटेनर्स दिए गए, उनको नाम दिए गए A B C। टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स एंड कंटेनर्स, तो 3 यहाँ पे स्मॉल ट्यूब्स और कंटेनर्स ले लीजिए। लेबल देम एज A B एंड C, उन्हें A B और C ऐसे नाम दे दीजिए। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए, जो ए है इसमें कोल्ड वाटर आप डाल दीजिए, बी में आप हॉट वाटर डाल दीजिए, और सी में क्या है, तो वो दोनों को मिक्स किया हुआ है, हाफ हाफ जो पोर्शन है वो मिक्स किया हुआ है। मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट सो हॉट को चटके लग जाए। बी, मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी, जो कंटेनर सी में जो वाटर है वो दोनों का आधा आधा है, थोड़ा सा हॉट है और थोड़ा सा कोल्ड है। नेक्स्ट है इसमें, नाउ डीप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए एंड एंड द राइट हैंड इन कंटेनर बी, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है उसे आप डुबाइए ए में, और राइट हैंड है उसे आप डुबाइए बी में। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन टू कंटेनर्स फॉर 2 to 3 minutes, पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन कंटेनर सी। आप जब दोनों हाथ को रखते फिर बाद में क्या कीजिए कि कंटेनर सी में दोनों हाथ एट ए टाइम डाल दीजिए। इसमें दोनों हाथ जो दिखाए हुए हैं ना उस तरह से डाल दीजिए। पहले आपने यहाँ पे किया है हॉट में एक हाथ डाला हुआ लेफ्ट हैंड आपका, राइट हैंड आपका डाला है बी कंटेनर में, और दोनों हाथ साइमल्टेनियसली आपके डाल देने हैं कंटेनर सी में। तो ये दोनों डाल दीजिए आपको। पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन कंटेनर सी, सी कंटेनर सी में दोनों हाथ साथ में डालने के बाद में डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, क्या दोनों हाथों को सेम फीलिंग आती है, सेम महसूस होता है। भुजो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज हॉट एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड। तो भुजो बोलता है कि मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो मुझे बताता है कि द वाटर इन द मग, जो मग में जो वाटर है वो गर्म है, क्योंकि लेफ्ट हैंड जो था वो गर्म पानी के अंदर था, और राइट हैंड बता रहा है मुझे कि जो पानी जो है वो ठंडा है, क्योंकि राइट हैंड जो था वो ठंडे पानी में था। व्हाट शुड आई कंक्लूड, तो मैं इससे क्या पता करूँ। मुझे confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। तो भुजो का कन्फ्यूजन है और वो बोल रहा है कि हम हर बार तो टच के हिसाब से तो पता नहीं कर सकते ना कि क्या वो चीज़ हॉट है या कोल्ड है। समटाइम्स इट में डिसीव अस, हो सकता है कि वो बहुत बार गलत भी हो जाए। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़, तो हम कैसे पता करें कि वो कितना ऑब्जेक्ट गर्म है। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर, जो भी उसका रिलायबल टेम्परेचर है वो मेजर करने का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे कहा जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कोल्ड, तो मतलब जिन चीज़ों में गिना जाता है मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर, तो जो मेजर होता है वो उसका हो गया टेम्परेचर हो गया। और उसके लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है, टेम्परेचर मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड अ थर्मोमीटर। टेम्परेचर जिस चीज़ से मेजर किया जाता है वो डिवाइस को नाम है थर्मोमीटर। तो मेजरिंग नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पे मेजरिंग टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कैसे गिना जाता है। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर, क्या आपने थर्मोमीटर को देखा है। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड अ फीवर द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर। आपने देखा होगा कि जब भी कभी आपकी फैमिली मेम्बर्स को बुखार आ जाता है
तो टेम्परेचर गिनते हैं, जो टेम्परेचर गिनते हैं वो गिना जाता है थर्मोमीटर से। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है हमारी बॉडी टेम्परेचर के लिए उसे कहा जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्योंकि दो टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, एक रहता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा रहता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो रहता है वो सिर्फ हमारी बॉडी के लिए यूज़ होता है, बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर यहाँ पे आपको जैसे कि दिखाया गया है, यहाँ पे पतली ट्यूब जैसा है ये, यहाँ पे इस साइड में जो बल्ब जैसा रहता है वहाँ पे रहता है मर्क्यूरी और एक चमकीला सा पदार्थ रहता है यहाँ पे इसके अंदर में, तो इसे कहा जाता है मर्क्यूरी। जब भी हम इस पॉइंट पे हम इसको टच करते हैं तो यहाँ से टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जाता है इस साइड और यहाँ पे फिर मेज़र होता है यहाँ पे। इस तरह की एक स्केल रहती है उस पे हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं, तो इस थर्मोमीटर को कहा जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। देन होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामाइन इट्स केयरफुली। तो आप आपका वो थर्मोमीटर जो है वो हाथ में पकड़िए और चेक कीजिए उसे, देखिए उसे कि क्या है। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। अगर आपके पास नहीं है तो आपके किसी फ्रेंड को आपसे शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, उससे मदद मांगिए। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक अ वन शोन इन फिगर। यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, इस तरह से क्लिनिकल थर्मोमीटर दिखाई देता है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। एक लंबा सा नैरो नेक वाला ये है ऑब्जेक्ट्स है, ये इस तरह से रहता है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। इसके एक तरफ एक बल्ब रहता है एंड द बल्ब कंटेन्स मर्क्यूरी। बल्ब के अंदर रहता है मर्क्यूरी, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ ए मर्क्यूरी कैन बी सीन। उसके बाहर आप देखोगे कि इसके अंदर एक शाइनिंग सा, एक चमकीला सा पदार्थ है, एक थ्रेड सा बना है। इसके अंदर जो एक थ्रेड सा बना है वो हो गया है मर्क्यूरी। इफ़ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। अगर आप मर्क्यूरी थ्रेड ना देख पाओ तो थोड़ा सा उसे रोटेट कीजिए, उसे घुमाइए थर्मोमीटर को, तो आप देख पाएंगे। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर। जैसे कि मैंने आपके यहाँ पे दिखाया, तो इस पूरे थर्मोमीटर पे एक स्केल लगी हुई है। थर्मोमीटर का टेम्परेचर 35 से 42 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो स्केल ऑन द थर्मोमीटर, द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। जो स्केल हमने थर्मोमीटर पे यूज़ की हुई है वो किस चीज़ में काउंट होती है, तो डिग्री सेल्सियस पे काउंट होती है। भुजो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन फिगर 4.2। तो वो सोच रहा है कि कौन सी दो चीज़ें हैं, कौन सी स्केल दिखाई गई है इसमें 4.2 फिगर में। ही शुड रीड, तो वो जो पढ़ पा रहा है उसमें, पहले टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल। क्योंकि इंडिया में जो है वो सेल्सियस स्केल ज़्यादा यूज़ की जाती है, इसलिए हम वो स्केल पढ़ते हैं। द अदर स्केल विद द रेंज 94,108 डिग्रीज इज़ द फ़ारेनहाइट स्केल। वो जो दूसरी स्केल दिखाई गई है, क्योंकि इसके ऊपर साइड में और नीचे साइड में अलग अलग टेम्परेचर के मार्क दिए गए हुए हैं। डिग्री सेल्सियस वाला है एक तरफ और एक तरफ फ़ारेनहाइट स्केल वाला है। तो इट वॉज इज़ इन यूज़ अर्लियर, तो ये जो अभी अर्लियरली यूज़ होता है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रेट्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर बना गया है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक का ही टेम्परेचर गिनता है, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर वहाँ तक ही रहता है। एक्टिविटी नंबर 4.2 उसमें दिखाया गया रीडिंग अ थर्मोमीटर। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि कैसे थर्मोमीटर को पढ़ा जाता है। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। तो पहले हम जो टेम्परेचर डिफरेंस है जो दो बिगर नंबर में दिखाए गए हैं उनको हम पढ़ते हैं। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स। तो हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं टेम्परेचर कितना है, क्या है यूँ। उसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है। यहाँ पे फर्स्ट एक प्रिकॉशंस दिया हुआ है, प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। आप जब भी क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करें तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़, प्रेफरली विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। जब भी आप पहले या यूज़ करने के बाद में उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए। हो सके तो आप उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से साफ़ कीजिए। इंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्क्यूरी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री है।
आप चेक कर ले कि मर्क्यूरी लेवल का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस तक ही है। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। तो थर्मोमीटर को पढ़िए और उसका लेवल ऑफ मर्क्यूरी को देख लीजिए कि वो सही से है कि नहीं। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। थर्मोमीटर जो रहता है वो कांच का बना हुआ रहता है, तो उसको ध्यान से आप हैंडल कीजिए, ध्यान से संभाल के रखिए, क्योंकि अगर वो गलती से भी हार्ड ऑब्जेक्ट को टच हो गया तो इट कैन बी ब्रेक, वो टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग। तो थर्मोमीटर का जो ये बल्ब दिखाया गया है यहाँ पे, जैसे कि हमने लास्ट पेज पे दिखा कि ये जो बल्ब दिखाया गया है इसको आपको नहीं पकड़ना है। इसको आप पकड़ेंगे तो टेम्परेचर गलत आएगा, आपको पकड़ना है उसके पीछे वाली साइड में। तो बिटवीन दिस मार्क्स सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स 1 बिटवीन देम। जो स्केल हमें दिखाई गई है यहाँ पे, तो उसके अंदर जो है अलग अलग मार्क्स दिए गए हैं। ये देखिए आप स्केल दी है, इसके अंदर 5 वो है 5 लाइन्स है। तो 5 लाइन्स क्या इंडिकेट करती है? देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड 1/5 इजक्वल्स टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो वो क्या दिखाती है कि 1/5 मीन्स 0.2 डिग्री सेल्सियस एक लाइन का मीनिंग हो गया। वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरली विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। आपको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से ही धोना है उसको। होल्ड इट फर्मली, गेट इट अ फ्यू जर्क्स। उसको अच्छे से पकड़िए और थोड़े से झटके दीजिए, और झटके देंगे आप, जर्क्स दीजिए। तो जब जर्क आप देंगे उसे, ब्रिंग अ लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन, इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जब आप उनको झटके देंगे तो मर्क्यूरी लेवल जो है वो नीचे चले जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप टेम्परेचर चेक करने जा रहे हो तो वो 35 डिग्री से नीचे रहे। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर। तो ये जो है उसका थर्मोमीटर का जो बल्ब है अंडर योर टंग रखें, अपने जीभ के नीचे रखें। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। 1 मिनट के बाद में आप थर्मोमीटर को बाहर निकालिए और रीडिंग जो है वो चेक कर लीजिए। Note the reading. This is your body temperature. The temperature should always be started with its unit degree Celsius. जो टेम्परेचर जो रहता है वो हमेशा से डिग्री सेल्सियस में काउंट होता है। What did you record as your body temperature? आपने क्या देखा, आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है? The normal temperature of a human body is 37 degree Celsius. Note that the temperature is stated with its unit. तो अपना जो बॉडी टेम्परेचर रहता है नॉर्मली जो रहता है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो और इसके यूनिट के साथ ही आप लिखिए, जो यूनिट दिया गया है ना डिग्री सेल्सियस, उसके साथ ही लिखिए आप हमेशा से। पहली मेजर हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। पहली ने जब अपना बॉडी टेम्परेचर काउंट किया तो वो थोड़ी टेंस होगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आया। लेटस ट्राई टू एश्योर पहली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ हियर। तो उसको थोड़ा सा सांत्वना देते हैं, हम समझाते हैं कि पहली आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे दी गई है एक्टिविटी 4.3। The body temperatures of some of your friends at least 10 with a clinical thermometer. Record your observation as in table 4.2। तो कुछ आपके फ्रेंड्स के बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे चेक करने हैं, और टेबल नंबर जो 4.2 यहाँ पे दिया गया है, बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम पर्सन्स जो यहाँ पे शो किया हुआ है, नेम है, टेम्परेचर है, इसके दो दो कॉलम बनाए गए हैं। तो यहाँ पे हर एक पे आपके फ्रेंड्स के नाम लिखिएगा और फिर टेम्परेचर यहाँ पे लिख दीजिएगा कि किसका कितना टेम्परेचर है यहाँ पे। तो नेक्स्ट पेज पे आएंगे। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस? क्या सभी का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही है? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। हर एक इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं रहता है। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है या थोड़ा सा कम भी हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन्स। तो क्या हम हेल्दी पर्सन्स का नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो क्या हो सकता है? एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। तो जो
हेल्दी पर्सनस का जो है, जो लार्ज अमाउंट में जो भी जितने भी हेल्दी पर्सनस है उनका नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए ही बनाया गया है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो नॉर्मली कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं जाता है और 42 डिग्री सेल्सियस के अबव नहीं जाता है। दैट इज़ द रीज़न दैट दिस थर्मोमीटर हैज़ द रेंज ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यही कारण है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर बना हुआ है उसकी रेंज जो दी गई है हमें 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक दी गई है। बुजो गॉट अ नॉटी आइडिया। ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो उसको भूजो को थोड़ा सा मस्ती सूझी है यहाँ पे, तो वो पूछ रहा है कि क्या मैं गर्म दूध जो रहता है उसका टेम्परेचर भी क्लिनिकल थर्मोमीटर से चेक कर सकता हूँ। तो पहेली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। पहेली उसको रोकती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। Caution: do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any objects other than the human body. कभी भी क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी भी चीज़ का टेम्परेचर नहीं गिनना है उससे। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम। यहाँ पे आपने ये भी देखना है कि ना ही क्लिनिकल थर्मोमीटर कभी सनराइज के नीचे रखना है या कोई आग के पास में रखना है आपको। इट में ब्रेक, वो टूट सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है 4.3 लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। तो फिर हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे उनका टेम्परेचर पता कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस देर आर अदर थर्मोमीटर्स। इस कारण के लिए बहुत सारे दूसरे थर्मोमीटर्स हैं। ऑन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। उन थर्मोमीटर्स को कहा जाता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द टीचर विल शो यू। यहाँ पे एक थर्मोमीटर दिखाया गया है बड़ा सा। ये जो पिक्चर में लेसन में दिखाया गया है आपको, ये बड़ा सा थर्मोमीटर यहाँ पे शो किया हुआ है। ये आपको टीचर दिखाएगी। इसे कहा जाता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये लैब के पर्पज़ के लिए या फिर बॉडी टेम्परेचर के अलावा जिस भी चीज़ का हमें टेम्परेचर काउंट करना है उस चीज़ के लिए ये यूज़ किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज्ड फॉर अ डिफरेंट पर्पजेस। अलग अलग तरह के जो थर्मोमीटर्स रहते हैं वो अलग अलग कारण के लिए यूज़ किए जाते हैं। द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। जैसे कि टेम्परेचर हमारा डेली का बताया जाता है कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहेगा, आज का मिनिमम टेम्परेचर इतना रहेगा, तो वो हमें इस थर्मोमीटर से पता चलता है। दिस थर्मोमीटर look at it carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure। इस थर्मोमीटर से हम ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम टेम्परेचर भी गिन सकते हैं। द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। फिगर में यहाँ पे शो किया हुआ है कि यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक का मेजर स्केल यहाँ पे दी गई है। Also, as you did in the case of clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जैसे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर पे दिखाया गया था कि कहाँ तक हम टेम्परेचर गिन सकते हैं। जैसे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी 10 लाइंस रहती है हर एक डिवीजन के बीच में। यहाँ पे भी हर एक डिवीजन इसके बीच में, मतलब कि जो भी है काउंट 1 और 2 यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, इनके बीच में 10 लाइंस है। उसके हिसाब से ही हम लोग एक्यूरेट जो टेम्परेचर है वो काउंट कर सकते हैं। यू वुड नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको ये आना चाहिए, क्योंकि आपको अगर थर्मोमीटर सही ढंग से पढ़ना है तो। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज़ यूज्ड। अब हम यहाँ पे सीखते हैं कि ये थर्मोमीटर कैसे यूज़ किया जाता है। इसके लिए यहाँ पे एक्टिविटी 4.4 दी गई है। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। यहाँ पे एक क्या टैप वाटर एक बीकर में दिया है। बीकर अगर आपके पास नहीं है तो एक मग में ले सकते हैं। बीकर एक कांच का मग जैसा रहता है जो साइंस की लैब में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे पिक्चर में शो किया गया है, इसे कहते हैं बीकर। ये है बीकर। ये एक बीकर ले लीजिए आपका, नहीं अगर आपके पास है तो कोई भी ऐसा मग ले लीजिए। Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom or the sides of the container।
उसमें पानी ले लीजिए और आपको यहाँ पे इसमें डीप करना है थर्मोमीटर, इसमें डुबाना है। जो थर्मोमीटर का जो नीचे वाला पोर्शन रहता है ना, ये वाला बल्ब, ये आपको इसके अंदर डुबाना है, वो इसके अंदर डुबा दीजिए और फिर होल्ड कीजिए। ये थर्मोमीटर ना ही उसकी साइड्स को टच होना चाहिए, ना ही बॉटम को टच होना चाहिए कंटेनर का। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, थर्मोमीटर कभी भी वर्टिकली होल्ड कीजिए, स्लैंटिंग में टिल्ट मत यूज़ कीजिएगा, नहीं तो वो एग्जैक्ट टेम्परेचर आपका नहीं बताएगा। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी इन द थर्मोमीटर, अब आपको थर्मोमीटर के अंदर में जो मर्क्यूरी की मूवमेंट हो रही है वो ऑब्जर्व करनी है यहाँ पे। वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड्स बिकम स्टेडी, जब तक वेट कीजिएगा जब तक कि आपका मर्क्यूरी थ्रेड एक जगह स्टेडी नहीं हो जाता है, एक जगह रुक नहीं जाता है। In addition to the precaution to be taken while reading a clinical thermometer, आपको इसके साथ साथ में कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं? द लेबोरेटरी थर्मोमीटर के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? शुड बी केप्ट अपराइट नाउ टिल्टेड, ये जो थर्मोमीटर रहता है वो कभी भी टिल्ट नहीं होना चाहिए, वर्टिकली स्टेडी होना चाहिए। और बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स बाय द सब्सटेंसेस, बल्ब जो है ये ना ही बॉटम को टच होना चाहिए ना ही साइड्स को टच होना चाहिए, ये हवा में ऐसे रहना चाहिए, बस स्टेडी वर्टिकली खड़ा रहना चाहिए। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, इसकी जो साइड से उसको भी वो टच ना करें, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे फिगर कौन सा शो किया गया है? मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर विद लेबोरेटरी थर्मोमीटर, यहाँ पे वाटर का जो टेम्परेचर है वो चेक किया जा रहा है। नोट द रीडिंग इन दिस टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम, अब जब स्टेडी हो जाता है मर्क्यूरी लेवल यहाँ पे अप साइड जाएगा और एक जगह जब स्टेडी हो जाता है तब जो थर्मोमीटर का टेम्परेचर आता है वो आपको राइट डाउन कर देना है, नोट डाउन कर दे उसको। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ अ वाटर रिकॉर्डेड बाय ई स्टूडेंट्स इन द क्लास, आपके क्लास में जितने भी बच्चे होंगे उनसे आप कंपेरिजन कर लीजिए कि उनका टेम्परेचर कितना आया हुआ है। भूजो नाउ अंडरस्टैंड्स वाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर्स, तो भुजो को अब पता चला है कि क्यों क्लिनिकल थर्मोमीटर हाई टेम्परेचर्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। बट स्टिल वंडर्स वेदर लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर, फिर उसको टेंशन आ गई, एक और उसके मन में सवाल आया है कि क्या लेबोरेटरी थर्मोमीटर से मैं मेरा बॉडी टेम्परेचर चेक कर सकता हूँ? तो आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग्स, डिस्कस द पॉसिबल रीजंस, लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस चीज़ का आंसर अब हम ढूंढते हैं। इसके लिए यहाँ पे शो की है एक्टिविटी 4.5, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, थोड़ा सा आपको गर्म पानी लेना है एक बीकर के अंदर या फिर मग के अंदर। डिप द थर्मामीटर इन वाटर, वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर, तो जब तक टेम्परेचर स्टेडी नहीं हो जाता है तब तक आपको उसको डुबा के रखना है थर्मोमीटर को गर्म पानी के अंदर। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम द वाटर, अब आपको थर्मोमीटर बाहर निकाल देना है। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ, अब आपको ध्यान से देखना है कि अब क्या हो रहा है। डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगन्स टू फॉल, क्या आपने नोटिस की एक चीज़ कि जैसे ही आपने थर्मोमीटर पानी के अंदर से निकाला है वैसे ही जो मर्क्यूरी लेवल है वो नीचे जाने लग गया, वो नीचे गिरने लग गया है। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर, तो इसका मतलब ये रहा कि आप तभी टेम्परेचर रीड कर सकते हो जब कि वो थर्मोमीटर पानी के अंदर था, तब आपको एग्जैक्ट उसका टेम्परेचर मिलेगा। जैसे ही आप पानी के बाहर निकाल देते हो उसका टेम्परेचर गिरने लग जाता है, कम होने लग जाता है। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the readings. अब आप सोचोगे कि इससे हम बॉडी टेम्परेचर क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर जो है आपको आपके मुंह के अंदर डालना पड़ता है और वो चेक करने के लिए आपको थर्मामीटर आपके मुंह के बाहर निकालना पड़ता है। अब इस एक्टिविटी से क्या पता चला है कि जैसे ही आप मुंह के अंदर से बाहर वो निकालते हो थर्मोमीटर, वैसे ही उसका टेम्परेचर डाउन होने लग जाता है। कैन यू देन यूज द थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर, तो क्या आप ये बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज़ कर सकते हो लेबोरेटरी थर्मामीटर? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वेंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पस, तो ऑब्वियसली ये जो बॉडी टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर यूज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही वो मुंह के बाहर आएगा उसका टेम्परेचर नीचे गिरने लग जाएगा और एग्जैक्ट जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो आपको नहीं मिलेगा। वाई डज द मर्क्यूरी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ, तो क्यों क्लिनिकल थर्मोमीटर में
ना ही बढ़ता है ना ही नीचे जाता है वो बॉडी टेम्परेचर जब भी आप मुंह के बाहर निकालते हो। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन। अब इस चीज़ का पता करने के लिए आप फिर से क्लिनिकल थर्मोमीटर को ऑब्जर्व कीजिए। डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब, फिगर 4.6। क्या आपने यहाँ पे किंक देखा है, एक तरह की गार्ड देखी है इस बल्ब के पास में जो क्लिनिकल थर्मोमीटर में होती है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द किंक, इस किंक का यूज़ क्या है। इट प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। तो ये मर्क्यूरी लेवल को खुद से नीचे गिरने के लिए प्रोवाइड करता, मतलब अवॉइड कराता है, उसको प्रोटेक्ट करता है कि वो नीचे ना जाए। ऑटोमेटिकली जो नीचे चले जाता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का टेम्परेचर पानी में से जैसे ही हम बाहर निकालते हैं, वैसे ये किंक उसको अवॉइड कराता है। वो उसको उसी टेम्परेचर पे फिक्स करके रख देता है, वही पे पकड़ के रख देता है जो बॉडी टेम्परेचर हमारा रहता है वहीं पे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर्स। अब इन चीज़ के लिए बहुत सारे सवाल रहते हैं कि मर्क्यूरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस एज इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज इफ़ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स। तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि मर्क्यूरी तो बहुत टॉक्सिक होता है, बहुत जहरीला होता है, या फिर जब भी वो टूट जाता है कभी कभी तो फिर वो उसको डिस्पोज करने के लिए भी बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती है। दिस डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मर्क्यूरी। तो आजकल उन चीज़ों के लिए, ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए डिजिटल थर्मोमीटर्स आए हैं, तो उसके अंदर मर्क्यूरी का यूज़ नहीं किया जाता है। Transfer of heat. You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. आपने देखा होगा कि जब फ्राइंग पैन फ्लेम के ऊपर रखा जाता है तो वो गर्म होता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स। ये इसलिए होता है कि जो भी हीट जो रहती है वो ट्रांसफ़र होती है फ्लेम से लेके बर्तन के पास में। व्हेन द पैन When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. जब हम पैन हटा देते हैं फायर के ऊपर से तब वो धीरे धीरे से ठंडा होने लगता है। Why does it cool down? वो क्यों ठंडा होने लगता है? The heat is transferred from the pan to the surroundings. जो हीट रहती है वो पैन से ट्रांसफ़र होती है, जो बर्तन से है वो सराउंडिंग जो आजू बाजू की जो जगह रहती है वहाँ पे वो ट्रांसफ़र होती रहती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो आपने ये देखा होगा कि दोनों ही केसेस में हीट जो भी है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होती है। इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज हॉटर ऑब्जेक्ट्स टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट्स। इनफैक्ट हर हमेशा जो हीट जो फ्लो होती है वो गर्म चीज़ों से ठंडी चीज़ों की तरफ ही ट्रांसफ़र होती है। हाउ डज हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। हीट कैसे फ्लो करती है हम ये पता करते हैं। एक्टिविटी 4.6 दी गई है यहाँ पे। टेक अ रोड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल। एक रोड लीजिए या फिर एक मेटल स्ट्रिप लीजिए, मेटल की एक पट्टी ले लीजिए, से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन। वो या तो आप एल्यूमिनियम की ले लीजिए या आयरन की लीजिए। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रोड। उसके ऊपर छोटे छोटे से मोम के पीसेस डाल दीजिए। दिस पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेस, फिगर 4.7। वो जो पीसेस है इक्वली सेम डिस्टेंस पे आप उसको लगाइए, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। क्लैम्प द रॉड टू अ स्टैंड। स्टैंड पे वो जो रॉड है वो लगा दीजिए। इफ़ यू डू नॉट फाइंड a stand, you can put one end of the rod in a between bricks. अगर आपके पास कोई स्टैंड ना हो तो यहाँ जो फिगर में शो किया होगा है, दो ब्रिक्स ले लेने और यहाँ पे आपको ये रॉड बीच में लगा देनी है। उस दो ब्रिक्स के बीच में, ईंटों के बीच में फंसा देनी है। और यहाँ पे शो किया गया है कि छोटे छोटे मोम के पीसेस लगाए हुए हैं और एक तरफ पे ये कैंडल यहाँ पे जला दी गई है। तो नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। अब इस अदर जो एंड है, एक एंड तो हमने ईंटों के बीच में फंसा दिया और जो दूसरा एंड है उसके नीचे कैंडल जला लीजिए। फिर हीट धीरे धीरे ट्रांसफ़र होगी। व्हाट हैपन्स टू द वैक्स पीसेस। जब हीट हम जलाते हैं तो वैक्स पीसेस का क्या होता है, मोम के जो पीसेस रहते हैं उनके साथ में क्या होता है। डूज दिस पीसेस बिगिनस टू फॉल। क्या वो जो छोटे छोटे पीसेस है वो नीचे गिरने लग जाते हैं। विच पीस फॉल्स द फर्स्ट। कौन सा पीस पहले गिरता है। डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। क्या आप ये सोचते हो कि हीट जो पास में उसका जो एंड है वहाँ से ट्रांसफ़र होती है, जो उसके सबसे पास वाला एंड रहता है, मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र होके वो इस साइड जाती है क्या, ये आप सोचते हो क्या।
The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. ये जो प्रोसेस है हीट की ट्रांसफ़र होने की कि हॉटर एंड से लेके कोल्डर एंड तक जो ट्रांसफ़र होती है उसे कहा जाता है कंडक्शन. इन सॉलिड्स जनरली हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. सॉलिड्स में जो रहता है वो जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो प्रोसेस ऑफ कंडक्शन से ट्रांसफ़र होती है. डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली? क्या सारे सब्सटेंसेस इजीली कंडक्ट करते हैं? क्या हीट इजीली ट्रांसफ़र करते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ प्लास्टिक और वुडन हैंडल. जो मेटालिक पैन रहते हैं उनके जो हैंडल्स रहते हैं या तो प्लास्टिक के होते हैं या तो वुडन के होते हैं. कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? क्या आप उस पैन को बिना किसी तकलीफ के बिना किसी दर्द के उठा सकते हो क्या? तो इसके लिए शो की गई है एक्टिविटी 4.7. हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर. आप एक पानी गर्म कीजिए स्मॉल पैन में या फिर बीकर में. कलेक्ट सम आर्टिकल्स. यहाँ पे बीकर शो किया गया है. इस बीकर में आप सम आर्टिकल्स डाल दिए जैसे कि प्लास्टिक्स की कुछ चीज़ें डाल दीजिए. प्लास्टिक स्केल्स, पेंसिल्स, डिवाइडर्स, स्पून्स एक्सेट्रा. तो ये अलग अलग तरह के अलग अलग मेटल की चीज़ें हैं. कुछ चीज़ें प्लास्टिक की है, कुछ मेटल की है, वो चीज़ें सब है. डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दिस आर्टिकल्स इन हॉट वाटर. फिगर 4.8. उनका जो एक एंड है वो हॉट वाटर के अंदर डालिए जो है फिगर नंबर 4.8 में शो किया गया है. वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स. कुछ मिनट्स के लिए आप रुक जाइए और टच द ओल्ड अदर एंड. और दूसरा एंड जो है उसका टच कीजिए. यहाँ पे जो दूसरा एंड है यहाँ पे टच कीजिए. एंटर योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.3. आपकी जो भी ऑब्जर्वेशंस है इस टेबल के अंदर आप फिल कीजिए. यहाँ पे आर्टिकल्स दिए गए हैं जो जो भी आपने चीज़ें रखी है जैसे कि स्टील स्पून रखा है, प्लास्टिक स्केल रखी है, पेंसिल रखा है, डिवाइडर रखा है. उन चीज़ों के नाम यहाँ पे लिख दीजिए. मटेरियल विथ विच द आर्टिकल इज़ मेड ऑफ. ये जो मटेरियल किन चीज़ों से बना गया है वो चीज़ें आप यहाँ पे शो कर दीजिए. जैसे कि स्टील स्पून जो है वो मेटल से बनाया है, प्लास्टिक स्केल जो है वो प्लास्टिक से, तो यहाँ पे लिखा जाएगा प्लास्टिक लिख देंगे हम लोग. डज द अदर एंड गेट हॉट? येस और नो. तो स्टील स्पून का जब हम एक एंड हॉट वाटर में डालते हैं तो दूसरा एंड के गर्म होता है. तो यहाँ पे एक आंसर है येस. द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट. जैसे कि मेटल की चीज़ें देखी है हमने ज़्यादा करके, तो वो चीज़ें जो है वो इजीली ट्रांसफ़र कर दी हीट को, तो उन चीज़ों को बोला जाता है conductors of heat. The materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. For examples, aluminium, iron and copper. There are the examples for the conductors of heat. ये जो metals की चीज़ें रहती है वो easily heat को एक जगह से दूसरे end तक transfer कर देती है. The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat, such as plastic and wood. जो मटेरियल इजीली हीट को ट्रांसफ़र नहीं करती है वो होते पुअर कंडक्टर्स, जैसे कि प्लास्टिक और वुड. ये जो चीज़ें हैं वो इजीली हीट ट्रांसफ़र नहीं करती है, उन्हें कहा जाता है पुअर कंडक्टर्स. पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स. पुअर जो कंडक्टर्स रहते हैं उन्हें इंसुलेटर कहा जाता है. द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. वाटर और एयर जो रहते हैं वो पुअर कंडक्टर्स रहते हैं, उनमें से हीट बहुत जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं होती है. देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंसेस? लेट अस फाइंड आउट. तो इनमें से हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है तो हम ये पता करते हैं. एक्टिविटी 4.8. टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क. इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज्ड. एक राउंड बॉटम का फ्लास्क ले लीजिए. अगर आपके पास फ्लास्क नहीं है तो एक आप बीकर ले लीजिए. इसे कहा जाता है फ्लास्क. ये है फ्लास्क दिया गया है. ये अगर नहीं है तो आप बीकर ले सकते हैं. ये ले लीजिए. उसके बाद में फिल इट 2/3 विथ वाटर. उसका जो 2/3 पार्ट रहता है वो पानी से भर दीजिए. प्लेस इट ऑन और ट्राईपोड. ट्राईपोड के ऊपर रख दीजिए और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट. नहीं तो आप इस तरीके से रखिए. उसके लिए ऐसी अरेंजमेंट कीजिए कि जो फ्लास्क है तो वो उसकी हीट जो है उसके बॉटम में लगे. जो भी आप हीट जब भी लगाओगे तो वो उसकी नीचे रहे, बॉटम में लगे. इस तरह से रखिए. वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टील.
तब तक रुकिए जब तक कि वो स्टेडी नहीं हो जाता है, पानी एक तरह से रुक नहीं जाता है, ज़रा सा भी हिलना नहीं चाहिए, वो स्टेडी होना चाहिए, ज़रा से भी मूवमेंट नहीं दिखनी चाहिए उस पानी में। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रो। अब पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स रहते हैं वो स्ट्रॉ की हेल्प से, मदद से उसकी, आप उसकी बॉटम ऑफ द फ्लास्क में रखिए, मतलब कि फ्लास्क का जो बॉटम है, जो तला है, उसके ऊपर धीरे से डालें। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अब आपको हीट जलानी है जस्ट जो क्रिस्टल से उस चीज़ों के नीचे, उस आपको कैंडल को रखना है, उस तरीके से प्लेस करना है आपको, जैसे कि यहाँ पे फिगर में शो किया गया है। फिगर में दिखाया गया है कि पोटेशियम परमैंगनेट के यहाँ पे क्रिस्टल्स डले गए हैं और एग्जैक्टली इसी के नीचे में हीट जलाई गई है। तो ये आपको करना है। Write your observations in your notebook and also draw a picture of water what you observe figure 4.9। तो आपकी जो भी ऑब्जर्वेशंस है वो नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और एक पिक्चर बनाइए, जैसे कि आपको फिगर 4.9 में शो की गई है। व्हेन वाटर इज हीटेड, पानी कब गर्म होता है? व्हेन वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, जो कि वाटर फ्लेम के पास वाला रहता है वो गर्म होने लगता है। हॉट वाटर राइजेस अप, हॉट वाटर जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। एंड कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। तो जो कोल्ड वाटर रहता है, हॉट वाटर ऊपर जाते रहता है और जो कोल्ड वाटर रहता है वो उसके पास से नीचे आ जाता है जहाँ पे फ्लेम जल रही है। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस अप। जैसे कि हमने यहाँ पे कैंडल जला दी है, कैंडल यहाँ पे हमने जला दी है। जैसे ही हम कैंडल जलाते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट गर्म होते जाता है। गर्म होगा तो जो यहाँ वाला जो पानी है, इस जगह का जो पानी है वो गर्म होता है। गर्म होते होते वो इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा और जो इनकी साइड का जो पानी है, कोल्ड वाटर जो है वो नीचे की तरफ आता है। मतलब कि हॉट वाटर ऊपर जाता है और कोल्ड वाटर नीचे आता है। इस तरह से पूरा पानी गर्म होते रहता है। एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन, तो जो साइड्स का जो पानी है वो नीचे आ जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरा पानी गर्म ना हो जाए। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। इस तरीके को कहा जाता है कन्वेक्शन। हीट ट्रांसफर करने का जो भी ये मोड होता है इसे कहा जाता है कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर? हीट जो है वो हवा में किस तरह से ट्रांसफर होती है? इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो? किस डायरेक्शन में धुआं जाता है? द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस। एयर जो हीट सोर्स के पास में रहती है वो गर्म होती है और ऊपर की तरफ जाती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस। और जो साइड्स वाली जो रहती है, जो सोर्स रहता है हीट का, उसके पास में आती है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। इस तरीके से एयर जो है वो सारी पूरी एयर गर्म होती जाती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया। जो एक्टिविटी 4.9 दी गई है वो ये शो करती है कि किस तरीके से एयर चारों तरफ की गर्म होती है। लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। अभी हमने यहाँ पे एक कैंडल जला दी है। एक कैंडल यहाँ पे जलाइए। एक जो हाथ है हमने यहाँ ऊपर रखा है और दूसरा जो हाथ है हमने ये साइड में रखा हुआ है, इस तरह से कैसे, जैसे कि डायग्राम में हमें शो किया गया है। इस तरह से रखिए। डू यू हैंड्स फील इक्वली हॉट? क्या आपके दोनों हैंड को इक्वली गर्म महसूस हो रहा है? इफ़ नॉट, विच हैंड्स फील्स हॉटर एंड वाई? अगर नहीं हो रहा है तो कौन सा हाथ ज़्यादा गर्म हो रहा है और क्यों? बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न। आपको पूरी सावधानी से ध्यान में रखना है कि आपका जो है हाथ जल ना जाए। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। क्या आप नोटिस करेंगे कि जो टॉप की जो एयर है वो कन्वेक्शन की वजह से गर्म होती जाती है। देयर फॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट। इस वजह से जो हाथ ऊपर है हमारा, फ्लेम के ऊपर जो हाथ है हमारा, उसको थोड़ा सा फील होता है कि वो गर्म हो रहा है। जो ये फ्लेम के ऊपर जो हाथ है ना, वहाँ पे पहले सबसे पहले हमें महसूस होता है कि ये गर्म हो रहा है। On the sides, however, there is no convection and air does not feel as hot as at the top. तो
और जो साइड वाला है इसकी कंपैरिजन में जो साइड वाला जो हैंड है, अदर ये जो साइड में दिया गया है, जो हाथ है हमने साइड में रखा गया है, उसे इतना हॉट फील नहीं होता है, ना ही वो एयर गर्म होती है. The people living in the coastal areas experience an interesting phenomenon. During the day, the land gets heated faster than the water. तो जो कोस्टल एरियाज में रहता है, जो समुद्री किनारे वाले एरिया में जो लोग रहते हैं, वो उनके पास एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है उनके साथ में हमेशा. ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर दैन द वाटर. डे टाइम में हीट ज़्यादा रहती है, तो जो ज़मीन रहती है वो पानी की कंपैरेटिवली जल्दी गर्म होती है. द एयर ओवर द लैंड्स बिकम हॉटर एंड राइजेस अप. जो एयर रहती है वो ज़मीन की एयर गर्म होती है और वो ऊपर की तरफ जाती है. The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. जो ठंडी हवा रहती है जो समुद्र से आती है वो लैंड की तरफ आती है, ज़मीन की तरफ आती है और गर्म होने लग जाती है. द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल. तो क्या होता है कि जो एयर जो रहती है सी की एयर, वहाँ पे ठंडी हवा रहती है तो वो ज़मीन की तरफ आती है और ज़मीन की हवा जो है वो लैंड की तरफ जाती है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में शो किया गया है. यहाँ पे दिखाया गया है कि ज़मीन की जो गर्म हवा है वो जा रही है समुंदर की तरफ जा रही है और समुंदर की जो ठंडी हवा है वो आ रही है ज़मीन की तरफ, क्योंकि जहाँ पे हीट है, क्योंकि यहाँ पे सूरज है, हीट लैंड जो ज़मीन जो है वो जल्दी गर्म होती है तो हीट की तरफ ठंडी हवा पहले जाती है और गर्म हवा जो जाती है वो ठंडी जगह की तरफ जाती रहती है. The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. Warm air जो है वो लैंड की तरफ जाती है और ठंडी जो एयर है वो जाती है समुद्र लैंड की तरफ जाती है, ऐसा. तो ये साइकिल कंप्लीट करता है. द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रिज. जो एयर समुद्र के पास से आती है उसे कहा जाता है सी ब्रिज. टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज, द विंडोज ऑफ द हाउसेस इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी. ठंडी हवा मिलने के लिए कोस्टल एरिया में जो घर की विंडोज जो रहती है ना वो बनाई जाती है, समुंदर की तरफ का उनका मुंह किया जाता है, उस डायरेक्शन में बनी हुई रहती है, क्योंकि वहाँ से जो है वो ठंडी हवा आती है. एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स. नाइट की तरफ वो एग्जैक्टली रिवर्स हो जाता है. द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड. जब पानी जो रहता है वो वो ज़मीन की कंपैरिजन में स्लोली ठंडा होता है. सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी. जो ठंडी, इसका मतलब कि जो ठंडी एयर रहती है लैंड की वो धीरे धीरे, ज़मीन की जो है वो धीरे धीरे जाती है समुद्र की तरफ. दिस इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रिज. इस चीज़ को कहा जाता है, जो ज़मीन से जो हवा समुंदर की तरफ जाती है उस चीज़ को कहा जाता है लैंड ब्रिज. व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म. जब हम सन में आते हैं तो हमें गर्म महसूस होता है. हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस. अब सन की जो हीट रहती है वो हमारे पास कैसे पहुंचती है. इट कैनॉट रीच अस by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun. जो सन की जो रेज रहती है वो हमारे पास हीट कैसे ट्रांसफ़र करती है, वहाँ पे ना ही कंडक्शन है ना कन्वेक्शन है. देर इज़ नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ. कई कई जगह तो अर्थ के अलावा कहीं पे स्पेस में एयर भी नहीं है, एंड द सन जो बीच की जो एयर है वो भी नहीं है, तो वो कैसे ट्रांसफ़र करता है. From the sun, the heat comes to us by another process known as radiation. सन से जो हीट हमारी तरफ आती है उस चीज़ को कहा जाता है रेडिएशन. वो प्रोसेस जो होती है वो रेडिएशन जानी जाती है. द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. जो हीट ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है वो रेडिएशन से होता है, उसके लिए कोई मीडियम नहीं लगता है, कोई अदर चीज़ नहीं लगती है. इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट. यहाँ पे मीडियम हो या ना हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस. जिससे हम रूम हीटर के ऊपर सामने बैठते हैं तो वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, तो हमें हीट उसी तरह से मिलती है. अ हॉट यूटेंसिल्स केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग्स बाय रेडिएशन. अब जब हम गर्म बर्तन जब फ्लेम से नीचे उतारते हैं तो वो धीरे धीरे हीट
कम करता है, ठंडा होता है। इट ट्रांसफर्स हीट टू द सराउंडिंग्स बाय द रेडिएशन। अब वो जो रहता है वो किस तरह से अपनी हीट ट्रांसफ़र करता है, कैसे ठंडा होता है, तो अपनी जो हीट रहती है बाय रेडिएशन थ्रू वो अपने आजू बाजू की जगह जो रहती है वहाँ पे ट्रांसफ़र करते रहता है। Our body too gives heat to the surroundings and receives heat from it by radiation। हमारी बॉडी भी इसी का एक एग्जाम्पल है कि वो हमारी हीट जो रहती है वो लेती रहती है और वो जो लेती है वो रेडिएशन से लेती है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जो भी गर्म बॉडी रहती है वो हीट को छोड़ती है। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट्स अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड। तो जब वो किसी चीज़ पे वो हीट जब छोड़ती है, अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, तो वो जो पार्ट रहता है वो रिफ्लेक्ट करता है। अ पार्ट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटर। या तो वो एब्जॉर्ब करेगा, या तो वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, या तो फिर उसको ट्रांसफ़र करेगा। तीन चीज़ें होती रहती है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द अब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। जो टेम्परेचर जो ऑब्जेक्ट का रहता है वो बढ़ता है जब वो हीट ऑब्जॉर्व करता है। तब किसी भी चीज़ का जो ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है तभी बढ़ता है जब वो हीट ऑब्जॉर्व करता है। वाई आर यू एडवाइज टू अस यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। तो आपको क्यों एडवाइस दी जाती है कि जब भी आप सन के अंदर जाते हो तब आप अम्ब्रेला यूज़ करें। 4.5 kinds of clothes we wear in summer and winter. You know that in summer we prefer light colored clothes and in winter we usually wear dark colored clothes। तो जब भी समर में रहता है तो हम जो रहते हैं लाइट कलर के क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। और जब विंटर में रहते हैं हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हल्के कलर के कपड़े जो रहते हैं वो हीट कम एब्जॉर्व करते हैं, गर्मी कम एब्जॉर्व करते हैं। और जो डार्क कलर के कपड़े जो रहते हैं वो गर्मी ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं, इसलिए हम विंटर में डार्क कलर के ऑब्जेक्ट्स कपड़े पहनते हैं। वाई इज़ इट सो, लेट अस फाइंड आउट। ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीज़न हम फाइंड आउट करते हैं। टेक टू आइडेंटिकल टीन कैंस। दो डब्बे ले लीजिए, टीन के जो है, पतरे के जो भी है वो आप डब्बे ले लीजिए। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड आउट ऑफ द अदर वाइट यू। तो इनमें से एक जो है टीन वो एक ब्लैक कलर से आप पेंट कर दीजिए और दूसरा जो है वो वाइट कलर से पेंट कर दीजिए। pour equal amounts of water in each and leave them in the midday sun for about an hour। और इन चीज़ों को इक्वल अमाउंट में पानी भर दीजिए उन डब्बों को, और उन्हें पीक आवर में, मिड डे सन जो रहता है तो दोपहर के टाइम में उसे छोड़ दीजिए धूप में 1 घंटे के लिए। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। अब आपको 1 घंटे बाद दोनों ही कैन का टेम्परेचर चेक करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर। तो क्या आपको दोनों कैन में से कोई भी डिफरेंस दिखा है, टेम्परेचर का चेंजेस कुछ दिखा है। विच कैन इज़ द वाटर वार्मर। तो इन दोनों कैन में से किस कैन का पानी जो है ज़्यादा गर्म है। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द टू कैंस। Fill the two cans used in activity 4.10 with the same amount of hot water at the same temperature, say at 60 degrees Celsius. Leave the cans in a room or in a shade। तो दो कैन जो है एक्टिविटी 4.10 में दिखाई गई है, तो उस तरह से भर दीजिए, सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर उसमें डाल दीजिए। टेम्परेचर लगभग कितना होना चाहिए, तो 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए उसका। लीव द कैंस इन रूम और इन अ शेड। तो उन जो दोनों कैनों को है रूम के अंदर रख दीजिए, छाँव में रख दीजिए। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। आफ्टर 10 to 15 मिनट्स के 10 से 15 मिनट्स के बाद में उसका टेम्परेचर आप गिनिए। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट। क्या टेम्परेचर जो है उस पानी का तो क्या सेम अमाउंट में गिरता है। डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट टू यू द रीज़न वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू द वेयर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ्स इन द समर एंड द डार्क कलर क्लॉथ्स इन द विंटर। तो ये जो एक्टिविटी है आपको बताती है कि क्यों समर में हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों विंटर में डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन द विंटर। डार्क कलर के कपड़े जो रहते हैं वो एब्जॉर्व करते हैं हीट को, ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करते हैं, इसलिए हमें ठंडी के दिनों में गर्म महसूस होता है उन कपड़े पहनने की वजह से। और लाइट कलर कपड़े जो है रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट एंड फॉल्स ऑन देम। जो भी उनके ऊपर हीट गिरती है वो उसको मोस्टली रिफ्लेक्ट कर देते हैं। एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन द समर। इसलिए हमें समर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है।
Woolen cloths keep us warm in winter. In the winter we use woolen cloths. जो गर्म कपड़े जो रहते हैं, ठंडी के कपड़े जो वूलन जो कपड़ा जो रहता है, वो जो कपड़े रहते हैं वो ठंडी के सीजन में हमें गर्मी पे देते हैं. इन द विंटर वी यूज़ वूलन क्लॉथ्स. हम ठंडी के दिनों में गर्म कपड़े पहनते हैं. वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. वूल जो रहता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट रहता है. वो जल्दी से हीट ट्रांसफ़र नहीं करता है. मोर ओवर दिस देर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स. जो एयर जो रहती है इसके अंदर ट्रैप्ड होती है, हीट जो रहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्व करता है, तो ये गर्म रहते हैं. दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स. तो ये जो एयर को प्रिवेंट करता है, ये जो फाइबर जो रहता है ना, एयर को प्रिवेंट करता है, बॉडी को बचाता है. सो वी फील वार्म. तो इससे हमें गर्म महसूस होता है. सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट्स जॉइन टुगेदर. अगर आपको चॉइस दी जाए कि ठंडी के दिनों में दो ब्लैंकेट यूज़ किए जाए, या तो एक थिक ब्लैंकेट यूज़ किया जाए, मोटा ब्लैंकेट यूज़ किया जाए, या दो पतले ब्लैंकेट्स यूज़ किए जाए, तो आप क्या करोगे? वॉट वुड यू चूज़ एंड वाई? आप क्या चूज़ करोगे और क्यों? रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स. तो आपको याद रखना होगा कि इसमें से लेयर्स रहेगी, एयर की लेयर्स रहेगी इन ब्लैंकेट्स के अंदर. सो फ्रेंड्स, यहाँ तक ही था इस लेसन का एक्सप्लेनेशंस. और आगे हम इन लेसन के जो भी एक्सरसाइजेस है वो सॉल्व करेंगे, और आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखेंगे. सो बाय बाय.